अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कन्फेशन के पार्ट थर्ड को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसकी बुक जो है वो 7 to 9। इससे पहले मैं वीडियो के अंदर जो है वो फर्स्ट 6 बुक्स को डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर हम उसकी अर्ली लाइफ को देख रहे हैं, उसकी स्ट्रगल देख रहे हैं, उसकी स्ट्रगल फॉर जॉब देख रहे हैं, फिर उसकी फ्लर्ट जो वो कर रहा है दूसरों के साथ उसको हमने देखा। तो ये सारी लाइफ के अंदर वो अपने कन्फेस करता है कि उसने किन किन जो चीज़ों के ऊपर जो है वो उसको रिपेंट होना चाहिए था, बट वो कन्फेस करता है। उसने ये वादा किया हुआ है कि वो अपने रीडर्स को हर एक चीज़ सच बताएगा, इसलिए वो कन्फेशन के अंदर एक जो है वो एक छोटी छोटी जो डिटेल्स है वो भी दे रहा है। तो आज तक की वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं, 2 वीडियोस पे बना चुका हूँ कन्फेशन के ऊपर, जिसमें हमने फर्स्ट 6 बुक्स को डिस्कस किया। तो अब हम बुक 7 को डिस्कस करने वाले हैं। और अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज पूछनी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि सर आप और अगर आपको कोई वीडियो भी बनवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि सर आप इस क्वेश्चन पे या इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मेक श्योर मैं उस टॉपिक के अंदर में उस टॉपिक के ऊपर 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे वैसे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। बुक 7 जो कि पब्लिश हुई थी 1741 में, उसकी समरी में हमें जो है वो रूसो बताता है कि बेसिकली यहाँ तक उसने वो तमाम चीज़ें लिख दी थी जो कि उसकी मेमोरी का हिस्सा थी। अब इवेंट्स और इंसिडेंट कुछ डिफरेंट होने लगे थे। वो कुछ हद तक जो है वो मैच्योर हो चुका था, क्योंकि वो अपने एडल्टहुड को पीछे छोड़ आया था। यहाँ वो लायोन्स जाता है, अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड से मिलता है और अपनी कुछ जियोमेट्री की बुक्स को सेल आउट करता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ वो अपने एक क्रश मेले सिरी से मिलता है, जिसकी शादी हो चुकी है, और कुछ अर्से बाद उसे पता चलता है कि वो मर चुकी थी, जो उसकी क्रश थी। रूसो अब पेरिस में है। उसने अपनी रिसेंटली रिटन कॉमेडी की बुक जो है वो नैर्किसियस उसको मार्केट में सेल करने के लिए लाता है। ऑल ऑफ सडन एक जो फेमस लिटरेरी पर्सन है जो कि पेरिस का रहने वाला है, रूसो से जान पहचान बढ़ाना चाहता है। वो वहाँ मेमे ड्यूपेन से भी मिलता है, जो कि खूबसूरत वूमेन है। उसने रूसो को रोमांटिक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। रूसो को बचा हुआ पैसा उस वक्त ख़त्म हुआ जब मेमे बुजानवल उसे मिला। अभी मेमे बुजानवल कौन था? ये एक इन्वेस्टर था। उसने कहा कि वो उससे पैसा जो है वो लेके उसको इन्वेस्ट करेगा। उसने रूसो से मनी लेकर उसे म्यूज़िक में स्पॉन्सर करने का प्रॉमिस किया। लकीली अब क्योंकि रूसो के पास पैसा नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो उसने क्या किया कि बुजानवल ने रूसो को एक जॉब दिलवा दी। उसे एक काउंट के लिए काम करना था जो कि वेनिस में रहता था। रूसो ने वेनिस तक का सफ़र जो है वो शिप के थ्रू किया। यहाँ उसके लिए जो है वो अनकंफर्टेबल ये सारा कुछ जो है वो सफ़र था। शिप का सफ़र जो सारा कुछ था उसके लिए एक अनकंफर्टेबल सफ़र था, मगर उसने इसे बेयर किया बिकॉज उसे एक न्यू जॉब मिलने जा रही थी। रूसो का काम काउंट के लिए उसके लेटर्स पढ़ने का था। एट फर्स्ट जो है वो यानी स्टार्टिंग में उसे काउंट को जो बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया काउंट ने, और जो फैंसी डिनर भी करवाया सर्वेंट के तौर पर। फिर काउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मीन होना शुरू हो गया। वो रूसो के साथ बिना किसी वजह से बुरा सलूक करता था और रूसो पर मन गलत इल्ज़ाम लगा था। रूसो जो था पहले बेयर करता रहा, लेकिन फिर वो भी उस पर चिढ़ने लग गया। अब जो काउंट था उसने रूसो पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरा एक चीपर क्या होता है, ये एक खुफिया तहरीर होती है, उसको चुराया है। अब रूसो ने जो है वो कहा कि ठीक है मैंने चुराया, तो जो होता है कर लो। यानी उसने डिनाई नहीं किया, बट काउंट को मॉक करने लगा। अब फिर क्या हुआ कि वो गुस्से से भरा हुआ था, कौन? काउंट। और वो रूसो को इस फिक्शनल क्राइम के लिए अरेस्ट करवाना चाहता था, मगर उसने वेनिस से निकलवा दिया। अब रूसो अपने इटली के एक्सपीरियंस को शेयर करता है और ये जानकर हैरत होगी कि वहाँ की इटालियन वूमेन ने रूसो को रिजेक्ट कर दिया। एक भी इटालियन वूमेन उसके झांसे में ना आई। ये शायद उसकी लाइफ में पहली दफ़ा हुआ होगा कि कोई लड़की जो है वो उसके लिए फिट ना बैठी हो। एक बंच ऑफ वुमेन ने रूसो को जो है वो एक इटालियन गर्ल से मिलवाया और उससे बताया कि ये लवली प्रोस्टिट्यूट है, बट उसने इस जो लेडी को रिजेक्ट कर दिया। किसने? रूसो ने। दूसरी बार भी वो एक प्रोस्टिट्यूट से शिप में मिला। ये इंसिडेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग था उसके लिए। उसका नाम जो था वो गुलिटा था, लेडी गुलिटा।
उसने इस लड़की से मिलने के अगले दिन उसके चैम्बर में मिलने का प्लान बनाया, बट उसे इस बात के लिए गिल्ट फील हुआ। जब रूसो वापस घर पेरिस आया, मैमे बुज़ैनविल उसके लिए बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रही थी। अब हमें पता चलता है कि जो बुज़ैनविल है, एमे बुज़ैनविल, वो लड़का नहीं थी बल्कि एक औरत थी, लड़की थी। ये वही औरत थी जिसने उसके पैसे जो है वो म्यूज़िक पे स्पॉन्सर किए थे, उसके पैसे जो हैं वो ख़त्म कर दिए थे और फिर इसे एक जॉब की ऑफ़र दी थी। अब उसे यकीन था के काउंट जो है वो रूसो पर इल्ज़ाम लगा रहा है। किसको यकीन था? ये बुज़ैनविल को। रूसो को एक और लड़की थेरेस बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसकी जो है वो लैंड लेडी की सर्वेंट थी। अब ये जो थेरेस थी वो रूसो की लैंड लेडी की सर्वेंट थी। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि थेरेस एक वर्जिन है। उसने कुछ जो है वो एकेडमिक लर्निंग के बहाने उसे सेट करने की कोशिश की, बट एंड पर उसने रिस्पेक्टेडली इसे बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रूसो ने उसे लड़की को बता दिया। जब वो इस लव को एंजॉय कर रहा था तो रूसो ने ओपेरा को मुकम्मल कर लिया। अब ओपेरा का एक म्यूज़िकल कंपेशन था, एक म्यूज़िकल आर्ट था, एक म्यूज़िकल कोर्स था, उसको उसने जो है वो मुकम्मल कर दिया। क्योंकि रूसो को पिछली बुक्स में हम डिस्कस कर सके हैं कि रूसो जो है वो म्यूज़िक कंपोज़र भी था। अपनी बुक्स के साथ साथ वो म्यूज़िक को भी कंपोज किया करता था। ऑल्दो उसका म्यूज़िक जो था वो बहुत शुरू में अगली था, यानी कि फिट नहीं बैठता था, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो फ्लॉप होने के बायस बनती थी, लेकिन वो म्यूज़िक के ऊपर मुसलसल काम करता रहता था। वो जो ये म्यूज़िक का ओपेरा था जो उसने कंप्लीट किया था रिसेंटली, वो उसे ऑफ द ग्राउंड रखना चाहता था, लाइक बताना नहीं चाहता था कि ये उसका वर्क है, क्योंकि अब तक जो उसने वर्क किए थे वो सारे फ्लॉप हो चुके थे, इसलिए वो किसी को बताना नहीं चाहता था। बट और कुछ मैटर की वजह से ये सारा प्लान जो है वो डिले हो गया। एक ओपेरा राइटर वेल्टेयर जो कि बहुत फेमस था, वेल्टेयर बहुत बिजी रहता था, इसलिए उसने रूसो से अपना ओपेरा यानी म्यूज़िकल कंपोजिशन मुकम्मल करवाया। अराउंड दिस टाइम रूसो के फादर का भी इंतकाल हो चुका था, यानी इसी दौरान के जब वो म्यूज़िकल और कंपोजिशन कंप्लीट कर रहा था अपने एक दोस्त, अपने कुलीग वेल्टेयर की, तो इसी दौरान उसके बाद फादर का इंतकाल हो गया था। रूसो के ओपेरा को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ये रूसो का अपना ओपेरा था जो वो कंप्लीट हुआ था और इसे परफॉर्म भी किया गया, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट रूसो ने कोई ज़्यादा फर्स्ट यानी गड़बड़ क्रिएट करना नहीं किया। ये रूसो के लिए एक क्रंच टाइम था। उसे अपने और थेरेस के लिए कोई परमानेंट, अब थेरेस कौन है? ये वही वर्जिन गर्ल है जो उस लैंड लेडी की यानी रूसो की लैंड लेडी के घर पे एक सर्वेंट थी। उसके लिए वो एक जो है वो लिवलीहुड यानी कि एक रहने की जगह जो है वो परमानेंट अरेंज करना चाहता था। 1947 में रूसो और थेरेस ने रॉयल मैंशन में मिस्टर डुपिन के गेस्ट के तौर पर एंजॉय किया। वहाँ पर खाना वगैरह खाया। कुछ अर्से बाद जब रूसो ज़्यादा खाने की वजह से मोटा हो रहा था तो उसने नोट किया कि जो थ्रेसी है वो भी फैट हो रही है, बट वो कुछ डिफरेंट लग रही थी। यस, शी वॉज प्रेगनेंट। बट रूसो इस बात को जोक बना रहा था कि हम दोनों ही वेट गेन कर रहे हैं। फाइनली बेबी बगैर किसी इंसिडेंट के पैदा हो गया और रूसो को फादर बनने वाला चार्म बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश था। इसी दौरान रूसो ने दोबारा अपने पेल्स यानी डेडॉट और मिस्टर रेगेन से मिलना शुरू कर दिया। ये उसके दोस्त थे। डेडॉट उस वक्त एक ह्यूज प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था। वो एक डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडिक लिख रहा था, इंसाइक्लोपीडिया, मगर इसे कुछ ब्लास्फेमियस यानी ये कोई मज़हब की बेहुरमती होती है ना, ब्लास्मी, उसकी वजह से उसको पनिश कर दिया गया और रूसो उसकी इनप्रिजनमेंट की वजह से बहुत अपसेट था। उसकी थिंकिंग में बस एक ही बात घूमती रहती थी कि जेल कितनी अजीब, हॉरिबल और आवफुल जगह है, कोई कैसे वहाँ रह सकता है। इस बुक में रूसो ने अपनी लाइफ की वो जर्नी को शेयर किया है जिसमें उसने कॉन्टीन्यूस कोशिश की है, स्ट्रगल की है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी थी। अब वो एक बाप बन चुका था, एक फादर बन चुका था और उसने म्यूज़िक के साथ साथ अपनी राइटिंग को भी आगे बढ़ाया और अपनी स्ट्रगल को दिखाया है। तो यहाँ पे आके इसके बुक 7 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बुक 8 की समरी की बात की जाए तो यहाँ तक उसके बारे में जानने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उसकी बैड लक ख़त्म हो चुकी है, बट वो कन्फेस करता है कि ये तो एक्चुअली में उसकी एक बिगिनिंग थी, बिगिनिंग ऑफ लाइफ था। उसके बडीज़ जिसमें प्रिंस भी शामिल हैं और
डिडरोट, जिसके बारे में हमें बात कर रहे थे कि उसको पनिश कर दिया गया था क्योंकि ब्लास्फेमियस की वजह से वो मज़हब में उसकी काउंट किया गया था कि उसने कोई बेरुमती की है, कुछ ऐसी राइटिंग की है जिसकी वजह से उसे जो है वो पनिश किया गया था और इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया गया था। फिर अब क्या होता है कि वो वहाँ पे एक नए लड़के से उसकी दोस्ती होती है जिसका नाम क्लैपफिल था। तभी रूसो को पता चलता है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है, यानी कि वो डेडरॉट, वो जेल से बाहर आ चुका है। फिर क्या होता है कि रूसो अपने इस ड्रामेटिक और मूवी स्टाइल मीटिंग के बारे में बताता है जो उसे और उसके ओल्ड फ्रेंड के दरमियान हुई थी, यानी डेडरॉट के दरमियान। एक दिन रूसो ऐसे ही बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो वहाँ उसने एक क्वेश्चन देखा जिसने इसके माइंड को ब्लो कर दिया। द क्वेश्चन वाज, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स डन मोर टू करप्ट मॉरल्स और इम्प्रूव देम। रूसो ने क्विकली एक ऐसे लिखा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था और उसे डेडरॉट को दिखाने के बाद पब्लिकेशन के लिए भेज दिया। इस दौरान रूसो एक ट्रू फैमिली मैन बन गया था। वो दिन ब दिन थ्रेसी से और ज़्यादा लव करने लगा, बट अभी रूसो मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म्ड नहीं हुआ था। मीन्स उसने एडमिट किया कि उसकी पहली वाली जो फ्लर्टियस नेचर थी उसको मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं किया था। वो वाली नेचर उसकी अभी तक चेंज नहीं हुई थी। अभी भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्रोस्टिट्यूट के साथ टाइम स्पेंड करता था। रूसो की लाइफ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि वो जो भी काम करता था, इवन वो किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है या कुछ और जो है वो किसी से मिल रहा है, वो सारी जो डिटेल्स थी वो अपनी बिलव्ड को थ्रीज को बताता था। बट वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं होती थी, बल्कि वो इन सबको इंजॉय करती थी। रूसो को एक गुड न्यूज़ मिलती है कि उसने जो ऐसे लिखा था, यानी न्यूज़पेपर में आने वाले क्वेश्चन के आंसर में, उसके लिए रूसो को मेजर प्राइज़ मिलने वाला है। रूसो के अब तक 5 बच्चे हो चुके थे जिनके साथ वो बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव करता था। स्टार्टिंग में उसको जो है वो बहुत चार्म फीलिंग आती थी टू बिकम अ फादर, बट बाद में जब 5 बच्चे हो गए तो वो उनके वियर्ड तरीके से उनके साथ बिहेव किया करता था। उन्हें एक एक करके जो है वो फाउंडिंग हॉस्पिटल में भेज देता था ताकि उसके साथ उसे डील ना करना पड़े। याद रहे कि रूसो ने हमें सब सच और सच के अलावा कुछ ना बताने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो यहाँ पे एक छोटी छोटी डिटेल भी डिस्कस कर रहा है, इवन वो सीन्स भी डिस्कस कर रहा है जिन पे उसको बाद में डिपेंड होना चाहिए था। और वो यहाँ पे ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अपने बच्चों से कैसा सलूक किया करता था, बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करता था। अपने कन्फेशन के बारे में बताते हुए रूसो हमें अपने फ्रेंड की वेडिंग के बारे में बताता है जिसका नाम एमडी चेनोन्सियस था। उसकी शादी एक खूबसूरत लेडी से हुई और उसने रूसो के साथ अपने अपार्टमेंट पर बहुत सा टाइम गुजारा था, यानी अपने फियांसे के साथ। और एमडी चेनोन्सियस ने रूसो के अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा था। रूसो ने उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी। रूसो का एक फ्रेंड जो कि फाइनेंस का जर्नल था, उसने रूसो को अपना कैशियर बना लिया। ये रूसो के लिए एक अच्छी डील थी, बट रूसो ज़्यादा हार्डवर्क की वजह से जो है वो बीमार हो गया और इस बीमारी के वक्त उसे कोई जॉब, यानी ऐसी जॉब करनी थी जो स्ट्रेसलेस हो। तो स्ट्रेसलेस जॉब की उसे ज़रूरत थी, इसलिए उसने म्यूज़िक को कॉपी करने वाला काम शुरू कर दिया। मीनवाइल रूसो और थ्रीज का जो अपार्टमेंट था उस पर डाकू ने अटैक कर दिया और इन दोनों को शक था कि ये थ्रीसी का ब्रदर जो है उसके काम है, बट वो श्योर नहीं थे। जब उस ऐसे को पब्लिश किया गया तो वो सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बन गया। अब रूसो इस दौरान जो है वो एक ऐसे पे काम कर रहा था, तो उसको जब वो पब्लिश किया गया, क्योंकि रूसो जो है वो ऐसे और उस वक्त जो है म्यूज़िक कंपोजिशन पे काम करता रहता था, तो इस वक्त जो उसने ऐसे पब्लिश किया वो उस कंट्रोवर्सी बन गया, सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी, और लोगों में फेमस हो गया। ऐसे भी और ऐसे का राइटर भी। रूसो को एक कॉमिक ओपरा लिखने का इस कदर पैशन हुआ कि उसने 6 डेज़ के अंदर ही उसको इस पीस ऑफ ओपरा को लिख दिया। वो ओपरा क्या है, उसका म्यूज़िक कंपोजिशन था। जब उसने ओपरा लिख लिया तो वो परेशान था कि कहीं ये पहले वाले की तरह फ्लॉप ना जाए, क्योंकि हमें पता चलता है कि बुक 7 में वो ओपरा लिखता है जो कि पूरी तरह फ्लॉप होता है। तो अब फिर रूसो क्या सोचता है कि कहीं ये भी पहले की तरह फ्लॉप ना हो जाए, इसने अपना नाम बचाने के लिए, क्योंकि उसका नाम अब बन रहा था एसेज के थ्रू, तो वो अपना नाम ख़राब नहीं होने देता चाहता था, इसलिए अपना नाम बचाने के लिए उसने फॉल्स नेम से इसे सबमिट करा दिया। जिस दिन उसका लिखा हुआ ओपरा जो है वो द विलेज सूथशायर उसको ओपन किया गया, तो रूसो जो है वो उस वक्त एक कैफ़े मौजूद था ताकि सुन सके कि लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। इस ओपरा को सुनने के बाद रूसो इसे खुद देखने गया। उसमें की जाने वाली एक्टिंग अच्छी नहीं थी, बट म्यूज़िक और सिंगिंग बहुत अच्छे थे।
किंग ने रूसो को बुलाया। उसने रूमर सुनी थी कि लोग कह रहे थे कि उसे किंग की तरफ से पेंशन दी जाएगी। रूसो एक जो है वो हेजिटेंट और शाय पर्सन था और किंग की रिक्वेस्ट को ओबे ना करते हुए उसने किंग से ना मिलने का फैसला किया। इसी दौरान इसे क्या हुआ कि दूसरे प्लेस लिखने का मौका मिला। 1753 में डाइजॉन एकेडमी ने रूसो से उनके न्यू टॉपिक द इनइक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड पर लिखने का प्रपोजल दिया। रूसो ने एक गेम खेला और उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। इसी दौरान उसने अपने फेमस ऐसे यानी यही जो द इनइक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड था इसे वेकेशन के दौरान जो है वो पब्लिश करवा दिया, यानी उनको देने की बजाय इसने खुद इनको पब्लिश करवा दिया। रूसो के ओल्ड फ्रेंड जो है वो गफ काउंट उसने उसे कहा कि जिनेवा के ट्रिप पर चले। अनफॉर्चुनेटली जो है वो गैफ काउंट ने क्या किया कि कैरेज में बैठते हुए थ्रेस पर उसे मॉक किया कि उसे मूव ऑन करना चाहिए अब, क्योंकि रूसो जो है वो शादी उसने नहीं की थी बट वो उसके बच्चों की माँ तो थी ना, कि उसको कहा कि इसको मूव ऑन करना चाहिए, किसी और की तरफ सोचना चाहिए। तो रूसो को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई उसकी वाइफ पर हिट कर ले, इसीलिए इसने अपने फ्रेंड से रास्ता अलग कर लिया। जिनेवा की वापसी पर यानी जिनेवा से वापस आकर रूसो ने अपने प्रोटेस्टेंट मज़हब को दोबारा अवेल कर लिया। याद रहे कि वो यंग एज में ही हम जब इसकी स्टार्टिंग वाली बुक देख रहे तो हमें पता चला था कि रूसो ने प्रोटेस्टेंट्स जो है वो उसको उस मज़हब को अवेल किया था और यंग एज में कैथोलिक में कन्वर्ट हो गया था। वो तकरीबन 4 मंथ के बाद पेरिस वापस आया और रूसो इस वक्त जिनेवा में होने वाली रेवोल्यूशन की वजह से वरीड था। अब यंग एज में वो कैथोलिक में कन्वर्ट हुआ था लेकिन उसको उस मज़हब में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी और उसने वैसे फील नहीं किया था, इसलिए उसने जिनेवा से वापस आकर प्रोटेस्टेंट मज़हब को दोबारा अवेल किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पेरिस वापस आया उस वक्त जिनेवा में होने वाली रेवोल्यूशन की वजह से वो वरीड था। तो इस दौरान जो है वो इस बुक की एंडिंग इसी दौरान होती है कि वो अपनी इन्हीं थॉट्स के अंदर वो मगन होता है। वो परेशान था कि जिनेवा में जो रेवोल्यूशन की चल रही थी। सो वी may say that in this book Rousseau is getting mature enough. He continue his writing essays and composing music also at that age because he wants to be a responsible family man. उसके 5 बच्चे हो चुके थे। वो अपनी हॉनेस्ट था अपनी बीवी से भी, क्योंकि वो उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता था। उसके अलावा वो स्टिल एसेज लिख रहा था, म्यूज़िक के लिए वो कंपोजिशन कर रहा था और इतना म्यूज़िक को लेकर था कि वो एक टास्क को शॉर्ट टाइम के अंदर भी कर लेता था। तो इसी दौरान इसकी जो फिर बुक 8 है वो एंड हो जाती है, यहाँ पे उसकी समरी जो है वो एंड हो जाती है। तो इसी बुक के एंड पे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उसने इस बुक के अंदर जो है हमें नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका है और अपनी राइटिंग अपने ऐसे वगैरह लिख रहा है, म्यूज़िक को कंपोज वगैरह कर रहा है और एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन बनने की कोशिश कर रहा है। बुक 9 की अगर बात करें तो बुक 9 जो है उसे पब्लिश किया गया था 1757 में, 1756 में पब्लिश किया गया था। तो समरी में देखते हैं हम कि रूसो बताता है कि अभी उसे मनी मेकिंग में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। उसने ग्रीन डॉलर हासिल करने के लिए पेरिस को छोड़ दिया। यहाँ पर वो न्यू सीन अपने रीडर को दिखाता है। फ्रांस का एक रूरल एरिया जिसे जो है वो हेरिमिटेज कहा जाता है। रूसो वहाँ चिल करने और अच्छा लिखने के लिए जाता था। वो वेल्टेयर को लिखता है और उसे बताता है कि वो जो है वो वेल्टेयर कौन था, वो उसका पुराना दोस्त था, वो भी राइटर था। उसको लिखता है कि वो गॉड को मेलिशियस बीइंग के हवाले से पोर्ट्रे करना चाहता है, यानी रूसो करना चाहता है पोर्ट्रे। और तुम्हारी क्या सजेशन है, क्योंकि वो भी राइटर था, रूसो भी राइटर था, तो वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस वगैरह करते रहते थे। अब वोल्टेयर क्या करता है कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड होने के बावजूद उसको फ़ौरन रिप्लाई नहीं करता, बल्कि उसका रिप्लाई करता है एक नॉवल की सूरत में उसको रिस्पॉन्स करता है। अब नॉवल का नाम क्या था, कैंडाइट। अब 1757 में रूसो एक बुक लिख रहा है जो कि 2 मुख्तलिफ लेडीज़ की स्टोरी है जो कि हर तरह से एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। इस बुक को लिखने के दौरान वो सबको इग्नोर करता है सवाए एमडी हेडॉट को। अब वो एमडी हेडॉट कौन थी, वो एक उसकी क्रश थी रूसो की। अब रूसो क्या है, वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए, बट वो किसी और में इंटरेस्टेड थी। अब वो लड़की जो थी वो किसी और में इंटरेस्टेड थी, ऑल्दो दे आर फ्रेंड्स, और वो फ्लर्ट भी करता है उसके साथ, बट वो क्या थे, वो जस्ट एक लिमिट के अंदर, एक टाइम जोन के अंदर जो है वो बात किया करते थे। उसी लेडी की एक सिस्टर भी है, उसका नाम था एमडी डी एपने। वो इससे जेलस होती थी,
वो इस तरह इन दैट सेंस जेलस होती कि अब सारे जो थे वो उसकी सिस्टर के जो हैं वो चाहने वाले निकल रहे थे, और वो इसलिए अपनी सिस्टर से भी जेलस थी और फिर रूसो से भी जेलस थी। वो अपनी सिस्टर के लवर एस्टी लैम्बर्ट को इनके अफेयर के बारे में बताती है, यानी जिस तरह वो रूसो उससे फ्लर्ट किया करता था और उसको डील किया करता था, जो कि एक तरह से सच है। वो बस इंटरकोर्स नहीं करते थे, बाकी वो एक दूसरे से प्रॉपर फ्लर्ट किया करते थे। कौन? रूसो और एमडी हाउडॉट। और उसकी जो सिस्टर है एमडी एपने, वो जेलस होती थी अपनी सिस्टर से भी और रूसो से भी, तो वो उसको बताती है उसके जो उसकी सिस्टर का जो बंदा था उसको लैम्बर्ट को भी बताती है, और फिर वो थेरेसी को भी इनके अफेयर के बारे में बताती है, जो कि काफ़ी स्कैंडलस सिचुएशन होती है। रूसो को एपनी पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि दोनों सिस्टर यानी हाउडॉट और एपनी वो बिल्कुल कुकम्बर जैसी हैं, जबकि जो एपनी है वो बिल्कुल फोम है। रूसो इस सब से इरिटेट होकर कुछ टाइम के लिए पेरिस वापस आ जाता है। अब पेरिस में एस्टी लैम्बर्ट भी होता है। ये वही गाय था जो कि एमडी हाउडॉट का बॉयफ्रेंड था, और इसे रूसो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी एपिसोड के एंड पर दोनों की जो है वो फाइटिंग हो जाती है। हाउडॉट और रूसो जो है वो उनके दरमियान फ्लर्ट ख़त्म हो जाता है और ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। रूसो ने इस दौरान बहुत से कॉल्स को फेस किया जो कि इसके न्यू अफेयर के बारे में थे। उसने अपने दोस्त ग्रिम से भी झगड़ा किया, बट जल्द ही सब सॉर्ट आउट हो गया। मीनवाइल उसे अपनी का लेटर आता है कि वो सिख है, इसलिए हर्मिटेज से जाना चाहती है। अब डेट्रॉट कौन था? ये वही फ्रेंड था जिसपे जो है वो मज़हब की बेरहमती का चार्ज लगा था, जिसने एक इंसाइक्लोपीडिया भी लिखा था। ये उसका ओल्ड फ्रेंड था, यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर था रूसो का। तो ये जो उससे मशवरा करता है, और वो जो उसका फ्रेंड होता है वो रूसो को एडवाइस करता है कि एपनी के साथ ट्रैवल कर ले, बिकॉज़ उसे किसी की ज़रूरत है। क्योंकि जो लैम्बर्ट था वो तो उसका बहन का बंदा था, और बहन से भी उसकी नहीं थी, क्योंकि उसने जो है वो लैम्बर्ट को सारा कुछ बताया था। तो उसकी जो एपनी थी, मिस एपनी, वो इस वक्त बिल्कुल अकेली थी और बीमार भी थी। तो डेडॉट जो है वो उसे एडवाइस करता है कि एपनी के साथ जाके ट्रैवल कर ले, क्योंकि उसे किसी की ज़रूरत है। अब पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब दोबारा एपनी का लेटर आता है तो अपने सामान पैक करके 2 दिन में वहाँ पहुँच जाता है। तो इसी के साथ जो बुक 9 है वो एंड हो जाती है, यानी उसकी समरी एंड हो जाती है। तो ओवरऑल इस बुक के अंदर हमने रूसो की स्ट्रगल देख रहे हैं, और फिर वो अपने जो इंटरनल लाइफ अफेयर्स हैं, अपने पर्सनल अफेयर्स हैं, वो भी इसको डिस्कस कर रहा है। उसके स्कैंडल्स भी आ रहे हैं, और सारा ओवरऑल उसकी जो लाइफ है उसका पार्ट को डिस्कस किया गया है। वीडियो में बस इतना ही हमने डिस्कस किया 3 पार्ट को, 3 बुक्स को रूसो की, और जिसके अंदर वो ओवरऑल स्ट्रगल करता हुआ, फेस करता हुआ, मुश्किलात को फेस करता हुआ, अपने फ्लर्ट को, अपने नेचर को बताता हुआ, अपने कन्फेशन बताता हुआ कि उसने किन किन लाइफ जगह पे जो है वो उसने ये गलतियाँ की, अपने औलाद के साथ उसने किस तरह ट्रीट किया, और अपने ट्रैवल को, अपनी जर्नी को दिखाता है। तो ओवरऑल इस बुक के अंदर जो है हमने रूसो की कन्फेशन के 3 बुक्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।